हेलो बच्चों, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी कक्षा 8 का आपका जो विज्ञान का बुक है, विज्ञान की जो किताब है उसका अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम। वैसे जो नए संस्करण की बुक आ रही है वो ये अध्याय 3 कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों के पास हो सकता है कि पुरानी ही बुक हो तो उसमें अध्याय 5 है और नई बुक में अध्याय 3 है। चाहे वो अध्याय 5 हो चाहे वो अध्याय 3 हो, पढ़ना तो आपको कोयला और पेट्रोलियम के बारे में है। दो चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ना है कि कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे अगर एनसीईआरटी की ऐसी क्लासेस प्राप्त करनी है तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों के हेल्प के लिए कोई भी वीडियो बनाता हूं एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की वीडियोज़ आपको सभी विषयों की बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो के नीचे काले कलर का ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। और अगर पढ़ाने के बाद आपको ये चैप्टर याद हो जाए पढ़ते ही पढ़ते तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ पे चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गया, इनको यूज करने के लिए हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी कि वो प्रकृति की देन है, पहले से बना बनाया है, और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है, और उसमें से कुछ उपयोग वाली पदार्थों को हम खुद बनाते हैं, मानव द्वारा बनाए गए चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब क्रियाकलाप है, देखिए 5.1 एक तरफ आपको देखिए लिखा गया प्राकृतिक वस्तुओं के नाम लिखने हैं और मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। जैसे प्राकृतिक हो गया, आप यहाँ पे पानी का यूज करते हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक हो गया। मानव निर्मित में आप टूथपेस्ट सुबह सुबह उठ के करते हैं, ब्रश करते हैं तो उसमें मंजन लगाते हैं, तो वो मानव निर्मित हो गया। इस तरीके से मैंने आपको एक बता दिया। इसी तरीके से आपको प्राकृतिक वस्तुओं के और मानव निर्मित वस्तुओं के आपको वर्गीकरण को करना है। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं जब इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को, आपको पता है कि पूरे क्वेश्चन आंसर्स अभ्यास के और चैप्टर वाले क्वेश्चन सारे करा देता हूँ। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति द्वारा जिन चीज़ों का उपयोग हम करते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, और जिनका हम मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, प्रकृति द्वारा देखिए यहाँ पे 3-4 तो बता ही दिया गया है, वायु, जल, मृदा, मिट्टी और जो खनिज लवण होते हैं उनका उपयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, क्या वायु, जल और मृदा, राइट साइड में देखिए, क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? बिल्कुल, आप सभी को पता होगा, कक्षा 7 में तो आपको पढ़ाया गया होगा इसके बारे में। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन और दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन 2 तरीके के बांटे गए हैं, एक जो ख़त्म हो सकते हैं और दूसरा जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अच्छे प्राकृतिक संसाधन का मतलब है जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, क्या ये समाप्त हो सकती है? वायु कम हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है आपके आसपास, लेकिन समाप्त कभी नहीं होगी। ये प्रकृति की देन है, असीमित है। सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है तो वो हमेशा आएगा, ऐसा नहीं है कि सूर्य का प्रकाश आप ले रहे हैं तो उसको ख़त्म कर देंगे लेते लेते। और दूसरा क्या प्रकार है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं जैसे वन है, पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ये सब क्या है? सीमित है, कम मात्रा, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में है। उसका यूज करते 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 मानव यूज करेगा, लकड़ियों को काटेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब कोई पेड़ नहीं बचेगा। पेट्रोल या कोयला आप निकाल रहे हैं खदानों से तो एक समय आएगा जब कोई कोयला नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। क्रियाकलाप 5.2 में देखिए, यह कक्षा कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है, यानी कि आप लोगों को ग्रुप में ये करना है।
कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफ़ियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले समूहों में बांट दीजिए, यानी 7 विद्यार्थी हैं तो उसमें से एक कर दीजिए एक विद्यार्थी को, फिर 2 विद्यार्थियों को एक साथ, फिर 4 विद्यार्थियों को एक साथ। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कीजिए। ये उप समूह उपभोक्ता के निरूपित करते हैं, यानी कि ये जो उप समूह बनाए हैं आपने वो क्या है, उपभोक्ता को निरूपित करता है पीढ़ी के, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, संख्या बढ़ती जाएगी। अब आते हैं आगे, देखिए यहाँ पे देखिए जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ पहले में 1 था इंसान, दूसरे में 2 हो गया, दूसरी पीढ़ी में, तीसरे में 4 हो गया। तो जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह में के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपयोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने के लिए कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता का ध्यान रखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपयोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने वाले हेतु कुछ मिला या नहीं। यह भी देखिए कि पात्र में अब भी कुछ शेष बचा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे बताने का ये इसका तरीका है, ये बता रहा है कि आपने पात्र में रख दिया, कुछ पदार्थ रख दिए जैसे खाने पीने की। पहली पीढ़ी से एक व्यक्ति जाएगा, उसमें से कुछ लेगा। दूसरी पीढ़ी से भी व्यक्ति जाएंगे 2, उसमें से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेंगे। अब तीसरी पीढ़ी में जनसंख्या बढ़ गई है। अब देखिए कि वो तीसरी पीढ़ी तक वो चीज़ पहुंच रही है। जैसे जल है, अगर जल का उपयोग आराम से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, दिमाग लगा के करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे उसको, तो आपको वो मिलेगा। अगली पीढ़ी को, आपके बच्चों को, उनके बच्चों को वो मिलेगा। अगर सही तरीके से नहीं करेंगे, बर्बाद करेंगे जल को, तो आने वाली पीढ़ियों को वो हमारा जल पीने के लिए जो है वो नहीं मिलेगा, तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जल का प्रयोग बहुत बचा के करिए। मान लीजिए कि पात्रों में के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव यहाँ पे प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, कोयले के बारे में देखिए। अब पढ़ते हैं। आपने कोयला देखा होगा, काले कलर का होता है, या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। यहाँ पे देखिए, नहीं देखा हो तो मैं दिखा भी दे रहा हूँ। ये देखिए कोयले का फिगर। जाड़ों में तो ज़्यादातर यूज होता है, घरों में भी आग जलाने के लिए, तापने के लिए, सेकने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए। खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए, भाप बनाने के लिए होता था। यानी कि जो आप देखते होंगे आप ट्रेनों को चलते हुए इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से, पहले क्या था, पहले वो कोयले से चलते थे। और कोयला क्यों डाला जाता था? भाप बनाया जाता था, जिससे इंजन अपने आगे की तरफ खींचे, अपने आप को चला सके। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयले की कहानी यहाँ पे देखिए दिखाई गई। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है, लगभग इसके बारे में बताया गया है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की पर निचली जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा में के नीचे दबते गए, यानी कि जमीन के नीचे दबते गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जमा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर पड़ा ऊपर से, तो वो संपीड़ित हो गए। संपीड़न के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। ठीक है, जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने को कार्बनीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बनीकरण किसे कहते हैं?
तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है होता है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया। अभी आगे मैं आप लोगों को कोयले की खान के बारे में दिखाता हूँ, कैसे कोयले की खान होती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कोयले की खान। देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ज़मीन है, ज़मीन के नीचे ये मशीन गई है यहाँ पे, और नीचे सुरंगें बनी होंगी जिसमें से खदान के कर्मी जो होते हैं वो कोयले को निकालते हैं। उसको इस क्रेन के द्वारा ऊपर लाया जाता है। उसके बाद फिर मालगाड़ियों में भर के उसको हमारे जो उद्योग धंधे हैं उन वहाँ तक पहुँचाया जाता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। वायु में अगर गर्म करेंगे आप कोयले को तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, उत्पन्न होगा वहाँ से जलाने से उसको। लेकिन अगर आप बंद कमरे में करेंगे तो कुछ देर बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होने लगेगी। ये मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार और कोयला गैस। कोक क्या होता है देखिए, अगर नहीं पता है आप लोगों को, यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के यहाँ पे निष्कर्षण में किया जाता है। यानी कि उद्योगों में हम कोक का निर्माण यूज करते हैं और ये हमारे कोयले का कार्बन का शुद्ध रूप है कोक। कोल तार क्या है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह एक अपरिगंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। समझ गए कितना कोल तार उपयोगी है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग होता है। ये मत कह दीजिएगा कि आजकल सड़कों में भी कोल तार का यूज होता है। आप देखेंगे कोल तार की जगह पे आपको बिटुमेन का यूज देखने को मिल जाएगा। कोयला गैस क्या है? कोल तार पढ़ लिया आपने, कोक पढ़ लिया, कोयला गैस को भी देख लेते हैं। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यानी कि जो जहाँ पे कोयला प्रक्रमण किया जाता है, जैसे कोक बनाया जाता है, वहाँ पे ये प्राप्त होती है और उसके आसपास जो कोई उद्योग होते हैं वहाँ तक इस गैस को पहुँचा दिया जाता है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम आ गया, आप कोयला पढ़ लिया। आप पेट्रोलियम के बारे में देखिए। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों, कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल का काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। समझ गए पेट्रोलियम किसको कहते हैं? पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी कि चट्टान एवं ओलियम यानी कि तेल से हुआ है, क्योंकि ये जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। अभी चित्र में दिखाऊंगा आपको। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी की तहों पर ढकते चले गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। चित्र 5.4 में जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत से के ऊपर है, यानी कि हल्की होती है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इनमें मिश्रण नहीं हो सकता, जल और तेल मिल नहीं सकते। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित यानी कि ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुक नाम स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अभी जल्दी ही कृष्णा नदी के आपके बेसिन में तेल के भंडार पाए गए हैं।
अभी जल्दी की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। पेट्रोलियम का परिष्करण, यानी कि पेट्रोलियम को कैसे निकालते हैं। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है, यानी कि अच्छी नहीं होती। यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों, प्रभाजों जो जिससे मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे देखिए तेल के कुएं को दिखाया गया है। ये तेल के कुएं हैं, ऊपर से देखने में इस कुएं की तरह लगेंगे। नीचे ड्रिल करते करते गए हैं, यहाँ से गैस मिली है, फिर ये और नीचे गए हैं तो यहाँ से तेल मिला है। यहाँ पे इकट्ठा है तेल। तैलासा चट्टान है पहाड़ के बीच से, आपको पता है कि पहाड़ खोद के तोड़ के निकाला जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे पेट्रोल का यहाँ पे परिष्करण के इन संयंत्रों द्वारा किया जाता है, निकाला जाता है उसको। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, कहाँ तक पढ़े थे। प्रभाजों को पृथक करने का प्रथम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है, यानी कि जो उनके संयंत्र होते हैं उसमें संपादित किया जाता है इस कार्य को। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग सारणी यहाँ पे दिए गए हैं। पेट्रोलियम के उपयोग और वहाँ पे उनके संगठक दिए गए हैं। पेट्रोलियम के पहला संगठक है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको कहते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग आप घरों में करते हैं एलपीजी का यूज खाना बनाने के लिए। जो मम्मी आपकी खाना बनाती है जिस गैस पे, वो एलपीजी होती है। दूसरा पेट्रोल है जिससे आप मोटर ईंधन हल्की गाड़ियाँ चलाते हैं। तीसरा है मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के ईंधन। डीजल है भारी वाहन, मोटर वाहन, विद्युत यंत्र में इसका यूज करते हैं। स्नेहल तेल स्नेहक के लिए यूज करते हैं जो स्मेल करती है। पैराफिन मोम मोमबत्ती बनाने के लिए, मरहम बनाने के लिए, वैसलीन बनाने के लिए। बिटुमेन पेंट व सड़क निर्माण में अब यूज होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, इसको ध्यान से देखते रहिएगा, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेसे यानी कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिन आदि बनाने में किया जाता है। पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यानी यूरिया से के उत्पादन के हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी इसको कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोलियम पढ़ लिया आपने, कोयला पढ़ लिया, अब प्राकृतिक गैस आता है। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है, यानी कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत आसान होता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं, के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग गाड़ियों के लिए भी आप लोग जानते हैं, सीएनजी की गाड़ियाँ आने लगी हैं क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी होता है। ठीक है, ये कम प्रदूषण फैलाता है, एक स्वच्छ ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधे लाया जा सकता है जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। इसको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा। अब छोटे छोटे शहरों में भी अब पाइपलाइन बिछने लगी हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमी प्रक्रम है, बहुत धीरे धीरे बनता है और इनके बनने की परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कि प्रयोगशाला में इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इसके बारे में देख लीजिए। आपने इस अध्याय में के प्रारंभ में पढ़ा था कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन से में
परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष के लिए ही चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका यहाँ पे संबंध विश्व उष्णन यानी कि जो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग है उससे है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग सही तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, जब हमको यूज करना तभी यूज करें। इनका ऐसा नहीं कि कभी भी कोयला जला दें। पेट्रोलियम आप जान ही रहे हैं कम मात्रा में है धरती पे, तो गाड़ियां जब खड़ी करें तो उसमें स्विच ऑफ कर दें। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, आप भी पेट्रोलियम और उत्पादों का यहाँ पे सही से उपयोग कर सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होती रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किसी प्रकार पेट्रोलियम डीजल को बचाएं। उनके यहाँ पे देखिए क्या क्या बताया उन्होंने। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्य गति में चलाना चाहिए, जिससे आपका एवरेज पेट्रोल यूज हो ज़्यादा ना हो। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो वहाँ पे इंजन बंद कर दें, जो मैंने आपको बताया। टायरों का दाब सही रखिए जिससे टायर आसानी से आगे अपने आप को बढ़ा सकें और पेट्रोल की खपत कम हो। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें जिससे वो पेट्रोल ज़्यादा ना पिए। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा, यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। कोयला शब्द सीखा, कोयला गैस सीखा, कोल तार सीखा, कोक सीखा जो कि कोयले का कार्बन का शुद्ध रूप है। जीवाश्म ईंधन शब्द सीखा, प्राकृतिक गैस शब्द सीखा, पेट्रोलियम परिष्करणीय, ये सारी चीज़ें सीखा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पादन है। पेट्रोलियम के परिष्करण में से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिमोम, स्नेहल तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें सीखिए। अब क्वेश्चन आंसर आ गया, अभ्यास के क्वेश्चन और चैप्टर के क्वेश्चन जो भी बचे हैं उनको मैं अभ्यास वाली वीडियो में ले लूँगा, इंक्लूड कर लूँगा। तो आप लोग को अगर क्वेश्चन आंसर पढ़ना है या फिर कोई चैप्टर फुल पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, समरी देखनी है NCERT के किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रख सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री में पहुँचती रहे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।